नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 45वां आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 44 प्रैक्टिस सेट हम हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन पेपर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। जो लोग देखना चाहते हैं वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा, अखबारी कागज़ के लिए। नेपाल नगर ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। नेपाल नगर में कागज़ उद्योग की स्थापना जो हुई थी 1948 में की गई थी, और नेपाल नगर से अखबारी कागज़ का उत्पादन जो शुरू हुआ वह 1950 से शुरू हुआ था। तो यह आपका अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेपाल नगर और मध्य प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो यह है गोदावरी बेसिन। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गंगा बेसिन के बाद गोदावरी बेसिन को भारत का दूसरा बड़ा बेसिन माना जाता है और इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण गंगा पूछा जाए, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, तो ये गोदावरी नदी को ही कहा जाता। और जहाँ पे दक्षिण की गंगा हो जाए तो वह कावेरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। बस का अंतर है बीच में। तो दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, और गोदावरी को ही वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक नगर से ये 30 किलोमीटर पश्चिम में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर लगभग ये आपका 1465 किलोमीटर ये लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी की लंबाई पूछा जाए 1465 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन जो है गोदावरी बेसिन है, और पहला जो है वह गंगा बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न व पद्म श्री सभी प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। पुलेला गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म श्री पुरस्कार भी इनको दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार याद रखिएगा, अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो है कर दिया गया है। अभी हाल ही में बदला गया है, तो ये करेंट का भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे ध्यान रख सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन है, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रो वॉलीबॉल से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और लिब्रो में आपको पता होगा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी लिब्रो खेल की 1895 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और लिब्रो खेल का मैदान की लंबाई जो होता हुआ 18 मीटर और चौड़ाई जो होता हुआ
9 मीटर होता है और प्रत्येक दशा में जो है एक टीम में 6 खिलाड़ी ही इसमें खेलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिबरो किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल। 5वां प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये था तुगलक वंश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। गियासुद्दीन तुगलक, इसका नाम गाजी मलिक भी था और इसने 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक जो है शासन किया था और ये जो है दीपालपुर का सूबेदार था जिसने 5 सितंबर 1320 को अंतिम खिलजी वंश खुसराव शाह को पराजित करके तुगलक वंश की नींव डाली थी। तो दिल्ली सल्तनत के जो है वंशों का क्रम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश हो गया, फिर सैयद और उसके बाद अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का वो वंश था वह था लोधी वंश। तो ये जो है क्रम आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में पुरातत्व अन्वेषण कार्य वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से प्रारंभ हुआ और वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के पश्चात अन्वेषणों व उत्खननों में जो है वृद्धि हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा तत्कालीन प्रांतीय सरकारों दोनों ने गहन सर्वेक्षण किए थे। तो जनक किसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने जो है दिया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता राजा राममोहन राय एक विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। राजा राममोहन राय का जन्म जो हुआ था वो बंगाल में 1722 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। तो यदि पूछा जाए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राममोहन राय थे और जो है इन्होंने समाजवादी आंदोलन व सती प्रथा को बंद कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा तथा ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय नवजागरण के जनक की पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, 1909 का अधिनियम संबंधित था? तो यह पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था और आपको बताना कि 1909 के एक्ट को मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके पीछे इन्हीं दो पदाधिकारियों का योगदान था। मिंटो वह तत्कालीन गवर्नर जनरल थे और जॉन मार्ले ये इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और इस एक्ट के तहत जो है कुछ पंजीकृत निकायों और संस्थानों को अपना सदस्य मनोनीत करने का अधिकार था। इस एक्ट के तहत दिए गए निर्देशों के मुताबिक निर्वाचित कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था और इस निर्देश के मुताबिक मुस्लिमों, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय चुनने का अधिकार दिया गया। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि जहां विभिन्न समुदाय तथा प्रतिरोधी विचार हों वहां पर उचित प्रतिनिधित्व असंभव है। इन्हीं कारणों से जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी 1909 के अधिनियम के तहत। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 9वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1881 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत देखा जाए तो वह 1772 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी, किंतु नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रथम जनगणना वह लॉर्ड रिपन किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से प्रारंभ हुई और आपको बता दें कि 2011 की जनगणना जो है वह क्रम से देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 में। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सर्वाधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था और यह पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा।
11वां क्वेश्चन है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन क्या बनाया जाता है? तो हेरोइन नामक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो ये हैं एक्सक्रीशन प्रणाली के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस है, तो हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। फिर 14वां प्रश्न है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कि काल पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प होगा बी ऑप्शन, 2012 से लेकर के 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हुई और इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास से है। और इस योजना में सब्सिडी को जीडीपी के 1 से 2% रखने का लक्ष्य रखा गया था। तो पूछा गया है इसका कार्यकाल 2012 से 17 पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। ये विकल्प सही हो जाएगा। और इंडिया विजन 2020 ये योजना आयोग की एक रिपोर्ट है जो कि पूर्व सदस्य एसपी गुप्ता के नेतृत्व में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ साथ योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति और मैकेंजी एंड कंपनी समेत कई अन्य लोग भी शामिल थे। हालांकि अब योजना आयोग का नाम जो है बदल दिया गया, आपको पता होगा, ये नीति आयोग कर दिया गया है। और कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि इस एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह बम्बई में है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहा जाता है, जीएसटी एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा विजय केलकर। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें। और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, और सामान्यतः सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह ये पर्यावरणविद को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है इन्हें। 20वां क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है? तो यह फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों के द्वारा होता है। स्तनधारियों में श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया फेफड़ों के द्वारा होता है। और स्तनधारी ये संघकार्डेटा वर्ग का है। कौन से वर्ग का? तो संघकार्डेटा वर्ग का है ये। और इसी संघकार्डेटा वर्ग के अन्य जीवों में श्वसन प्रक्रिया
जो होता है, जैसे कि मछली यदि हो जाए, मछली पूछा जाए तो गिल्स के द्वारा होता है उनका। एम्फीबिया वर्ग का पूछा जाए तो क्लोमो त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है। सरीसृप का फेफड़ों के द्वारा होता है। पक्षियों का भी श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर के करीब जो है भारत की लगती है। सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, बांग्लादेश से हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह है सासाराम में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 23वां प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। और अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं? तो इनमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ओजोन परत से, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और इसका सर्वाधिक घनत्व जो होता है वह 12 से 35 किलोमीटर के मध्य जो है पाया जाता है ओजोन परत का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला जो क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो यह कहलाती है आइसोहाइट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइसोहाइट समान वर्षा वाले क्षेत्रों या स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। आइसोबार ये समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखा को कहा जाता है आइसोबार। आइसोथर्म ये समान ताप वाले को कहा जाता है। और आइसोहेलाइन ये समुद्री सतह की समान खारेपन की मात्रा को व्यक्त करने वाली परत या सतह को कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 1974 में शुरू हुआ था और ये 1979 तक ये योजना था आपका। और इसका जो मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो यह है सिक्किम। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के जो है दूसरे सबसे छोटे राज्य में देखा जाए तो सिक्किम का ये स्थान आता है। सबसे छोटा जो राज्य है भारत का वह है गोवा, क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए। और सबसे बड़ा आपको पता ही होगा क्षेत्रफल में राजस्थान है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा। सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी और चीन के साथ भी लगती है। अगला जो क्वेश्चन है, किसने खोज की कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, JC बोस ने। JC बोस के द्वारा यानी कि जगदीश चंद्र बोस के द्वारा खोज किया गया था कि पेड़ पौधों में जीवन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्योंकि भारत को जो है 3 ओलंपिक्स 1928 में, उसके बाद 1932 में और 1936 में, और अभी हाल ही 2021 में जो है भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जो है मिला है। तो 3 बार जो है इसके पहले इस बार 2021 को छोड़कर हॉकी के ओलंपिक्स के खेलों में हॉकी टीम को जो है स्वर्ण पदक दिलवाने वाले और विश्व पटल पर हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर यानी कि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत ने ओलंपिक्स में हॉकी खेलों में कुल इस बार का छोड़ करके 8 स्वर्ण पदक जो है जीते हैं। इस बार भारत को आपको पता होगा स्वर्ण पदक नहीं मिला है, ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है हॉकी में इस बार के ओलंपिक्स में। जो इस बार का ओलंपिक्स जो आयोजित हुआ है वह जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ है। और भारत को कुल 7 मेडल मिले हैं, जिसमें 1 आपका गोल्ड मेडल है, 2 है सिल्वर और 4 है ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल मिला है भारत को जेवलिन थ्रो में, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है।
तो यहाँ पे खेल दिवस पूछा गया, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर। और आपको पिछले भी क्वेश्चन में हम बताएं कि अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भूकंप की तीव्रता को भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, इसे ही सिस्मोमीटर भी कहते हैं। और वास्तव में इसके द्वारा भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड या पहचाना जाता है। भूकंपी तरंगों द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का बाह्य निरूपण होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सिस्मोग्राफ। 31वां क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया का संबंध महाद्वीप में है? तो यहाँ देखा जाए तो सी ऑप्शन से होगा, विक्रांत का संबंध हो जाएगा। जहाँ जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, उसी प्रकार विक्रांत सेना में शामिल एक जहाज है। और 32वां क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन आएगा? पहले दिया गया सी डी, फिर एच आई, फिर एम एन। उसके बाद आपको बताना है कि अगली श्रृंखला में क्या आएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें सी के बाद एच है, एच के बाद एम है, उसके बाद तो क्रम आप देखें सी के बाद एच जो आएगा तो यह सी डी ई एफ जी एच, यानी कि 5 इसमें आगे बढ़ रहा है। फिर एच के बाद एम आएगा तो एच आई जे के एल एम, तो यहाँ भी 5 हो रहा है। फिर आगे भी आपको क्या करना है, 5 ही करना है। एम के बाद 5 आप जोड़ेंगे तो एन ओ पी क्यू आर, यानी कि यहाँ पे आर हो जाएगा। फिर डी के बाद आई है, यहाँ आप देख सकते हैं डी के बाद क्या है, आई। तो डी के बाद आई जब देखेंगे आप तो यहाँ भी +5 हो रहा है। आई के बाद एन है, एन यहाँ आई के बाद एन जो है यहाँ भी +5 हो रहा है। अब एन में आपको क्या करना है, +5 यहाँ भी जोड़ देना है। तो अब आप 5 जोड़ दीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस, यानी कि आर और एस जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता हो तो उसी महीने की 20 तारीख के दिन के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि 20 तारीख के 3 दिन बाद, यानी कि 23 तारीख होगा। चूँकि 1 अक्टूबर को क्या है, 1 अक्टूबर को सोमवार है। 1 अक्टूबर को कह रहा है यहाँ पे कि सोमवार पड़ता है, तो जो है इसलिए आपका 1 के बाद जो है 8 अक्टूबर को भी सोमवार पड़ेगा, फिर 15 अक्टूबर को भी सोमवार पड़ेगा, फिर 22 अक्टूबर को भी सोमवार ही पड़ेगा। फिर 22 को जब सोमवार पड़ेगा तो यहाँ पे 23 आपको जो है 23 अक्टूबर का डेट बताना है। तो 22 को सोमवार, तो 23 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ से होगा, मंगलवार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्रम जो है आपको बताना है इसमें से कौन सा परफेक्ट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रम कि ए के पहले बी है हमेशा। आप देख सकते हैं ए के पहले बी है, तो ए के पहले क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे हम, ये हो गया। फिर यहाँ भी देख सकते हैं आप ए के पहले क्या है, बी है। फिर यहाँ जो है आपका ए होगा और यहाँ होगा बी, और यहाँ पे ए होगा, यहाँ भी ए होगा। तो ये क्रम जो है बी बी बी, 3 बार स्टार्टिंग में बी होगा, फिर आपका 3 बार लास्ट में ए होगा। तो आप देख सकते हैं कि बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। शुरू के 3 बी हैं और लास्ट के 3 जो है ए हैं। तो 34 नंबर का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। और निष्कर्ष है कि फिल्में मनोरंजन का एकमात्र साधन है। दूसरा है लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं। तीसरा है लोग नाटक नापसंद करते हैं। तो इन निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे आपका जो है कथन कह रहा है कि मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। तो निष्कर्ष जो निकलेगा कि लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं केवल 2। पहला जो है इसमें नहीं होगा कि फिल्में मनोरंजन का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन नहीं है। और लोग नाटक नापसंद करते हैं, ऐसा कहीं भी जो है कथन में नहीं कहा गया आपसे। तो केवल और केवल 2 इसमें सही होगा, सी ऑप्शन। क्योंकि जो है निष्कर्ष 1 में एकमात्र शब्द का प्रयोग हुआ है और निष्कर्ष 3 जो है पूर्णतः असत्य है, क्योंकि कथन में यह नहीं कहा गया है कि लोग नाटक नापसंद करते हैं।
तो कथन के अनुसार देखा जाए तो केवल निष्कर्ष और केवल 2 यहाँ पे निकलेगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी लेक्चरर का 45वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 44 प्रैक्टिस सेट हम हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और जीआईसी लेक्चरर के जीएस वाले पोर्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जीआईसी का एग्ज़ाम डेट आपको पता ही होगा, 19 सितंबर को यह एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।